इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को सिर्फ एक स्पोर्ट पीछे छोड़ सकता है एंड दैट इज WWE। आपको अंडरटेकर याद है और खिलाड़ियों का खिलाड़ी याद है? हाँ बहुतों के लिए वो दैट इज कोर अक्षय कुमार मेमोरी। हाँ बिल्कुल याद है। One of my childhood heroes. I think I am a huge fan of WWE, and I really hope that he sees this and sends me a signed WWE belt. Live Monday Night Raw was on at 9 o'clock. My mother would be like, "What the hell is going on?" जैसे रिसेंटली WWE के सुपरस्टार जॉन सीना की रिटायरमेंट पर पूरी दुनिया के फैंस की तरह इंडियन फैंस भी डिसअपॉइंटेड थे। वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं था, वो एक इमोशन था। यू कांट से में बोलते बोलते हमारा पूरा बचपन निकल गया। एंड मेरी और तुम्हारी तरह 90s और 2000s में बड़ा हुआ इंडिया का कोई भी इंसान WWE से ऑब्सेस था। हल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, जॉन सीना, अंडरटेकर, केन मेरे लिए, तुम्हारे लिए और हमारे जैसे हजारों लोगों के लिए ये चाइल्डहुड हीरोज हैं। फेवरेट WWE मोमेंट कौन सा रहा? आई थिंक जब शेन मैकमैन ने अंडरटेकर के ऊपर से छलांग लगाई थी ऊपर जाके। बॉलीवुड फिल्मों में WWE के सुपरस्टार्स की एक्टिंग, ब्रॉन स्ट्रोमैन का सलमान खान के साथ एक टीवी शो में अपीयरेंस और बचपन में हम सब के स्कूल बैग से मिलने वाले ये WWE के कार्ड्स। WWE हैज बीन द पिनेकल ऑफ पॉप कल्चर एंड एंटरटेनमेंट फॉर द लास्ट 30 इयर्स। और ये एंटरटेनमेंट रेसलिंग सिर्फ इंडिया में पॉपुलर नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो WWE हॉल ऑफ फेम में फीचर करते हैं। जॉन सीना और बटिस्टा जैसे सुपरस्टार्स को हॉलीवुड के प्रोजेक्ट मिल गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैसिव पॉपुलैरिटी फ्रॉम WWE। और यही रीजन भी है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इस स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। बट $1 बिलियन की ये डील WWE के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन भी बनने वाली है। We are proud to announce that WrestleMania 43 will take place in Saudi Arabia as part of Riyadh season. और उस डाउनफॉल की शुरुआत भी हो चुकी है। डू यू रिमेंबर एनी रीसेंट WWE सुपरस्टार्स? नहीं, अभी ऐसा तो कोई याद नहीं है, बट पुराने याद हैं, जैसे रोमन रेंस, ब्रोक लेसनर और अंडरटेकर। रीसेंट का तो कोई प्लेयर याद नहीं है, पुराने ही याद हैं। अंडरटेकर, जॉन सीना। रिसेंट का तो याद नहीं है बस। नहीं, वो सब नहीं याद मेरे को। अब नहीं देखता, मैं पहले देखता था। इस वीडियो में तुम्हें WWE का मीटियोरिक राइज, मैकमोहन फैमिली की लेगेसी, WWE के सुपरस्टार्स के कुछ सीक्रेट के बारे में तो पता चलेगा ही, पर साथ ही हम डिस्कस करेंगे WWE का डार्क फ्यूचर, कैसे ये इंसान WWE के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है और क्यों सिर्फ अगले 5 सालों में WWE का ये गोल्डन पीरियड सिर्फ एक नोस्टैल्जिया भरी मेमोरी बनकर रहने वाला है। पर वो समझने के लिए समझना जरूरी है WWE का इंपैक्ट ऑन फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझना जरूरी है 30 साल से चली आ रही उसकी लेगेसी को, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां ओलंपिक से मेडल लेने वाले रेसलर्स का नाम तक हम नहीं जानते, जहां रेसलर्स को वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी गरीबी देखनी पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले तुम ये मैच देखो जो हो रहा है दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में, इंडियन रेसलिंग के ग्रेटेस्ट लेजेंड दारा सिंह और ऑस्ट्रेलियन रेसलर किंग कॉन्ग के बीच, जिसका वजन 200 किलो था, दारा सिंह से 70 किलो ज्यादा। पर इसके बावजूद दारा सिंह किंग कॉन्ग को उठाते हैं और घुमाकर खिलौने की तरह रिंग से बाहर फेंक देते हैं। इस मैच को देखने उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक आने वाले थे और ये इंडिया के इतिहास में प्रोफेशनल रेसलिंग का सबसे मेमोरेबल मैच भी बन जाता है। बट इफ आई टेल यू कि ये एक रियल कॉम्पिटिटिव मैच था ही नहीं, बल्कि एक फेक एंटरटेनमेंट का शो था जिसका विनर पहले से प्री डिसाइडेड था। अब उस समय जो लोग ये मैच देखने गए उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, पर आज इंडिया में ज्यादातर लोगों को पता है कि WWE में होने वाले सारे मैचेस प्री डिसाइडेड होते हैं। बट स्टिल उसका क्रेज, ऑब्सेशन और पॉपुलैरिटी किसी और स्पोर्ट से कहीं ज्यादा है। तुम्हें ये बात मजाक लग रही होगी, पर 2018 में रेसलिंग इंडिया की टोटल स्पोर्ट व्यूअरशिप का 20% था, विच वाज इवन मोर देन क्रिकेट। अंडरटेकर से डर और फैसिनेशन एक पूरी जनरेशन को रहा है। द ग्रेट खली की WWE में एंट्री, अंडरटेकर के भाई केन का पहली बार मास्क उतारकर पूरी दुनिया को अपना चेहरा दिखाना, 2014 में अंडरटेकर की 21 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक को टूटते हुए देखना, ये वो मोमेंट्स हैं जो एक WWE के फैन की मेमोरी में तो हमेशा रहेंगी। पर शायद उन लोगों को भी इन सब के बारे में पता होगा जो रेसलिंग को, WWE को रेगुलरली नहीं देखते। पर WWE का इंडियन फैन से रिलेशनशिप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो का नहीं है, इट इज अ मच बिगर बिजनेस देन यू कैन इमेजिन। और जब हमें WWE के स्क्रिप्टेड होने का पता चलता है तो शायद लगता हो कि ये तो बस बच्चों के लिए कार्टून एंटरटेनमेंट की तरह है, कोई रियल स्पोर्ट थोड़ी है। इसकी मेजॉरिटी ऑडियंस तो 8 से 16 साल के बच्चे ही होंगे। बट ये स्टैट शायद तुम्हें शॉक कर दे। WWE की
इंडियन ऑडियंस की एज 10 साल से लेकर 50 साल से भी ज्यादा है, जिसमें से 34% लोगों की एज 15 से 30 साल है। जब ज्यादातर लोग अपने बचपन के कार्टून, सीरियल्स, शोज को पीछे छोड़कर हॉबीज से आगे बढ़कर एंटरटेनमेंट के नए तरीके ढूंढते हैं। पर 80s और 90s के इंडिया में अगर किसी ने रेसलिंग को पॉपुलर किया था तो वो थे दारा सिंह, जिन्होंने 50s, 60s और 70s में लगभग 500 फाइट्स लड़ी विद 100% का विन रिकॉर्ड। अब हाँ, ये ज्यादातर फाइट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी, इनका विनर पहले से प्री डिसाइडेड होता था। पर दारा सिंह के थ्रू इंडियन ऑडियंस को प्रोफेशनल रेसलिंग का एक टेस्ट तो मिल गया, स्पेशली जब हरियाणा और पंजाब के अखाड़ों में लोग लड़ते थे, दूर दूर से लोग दंगल देखने आते थे। तब WWE, जो उस समय WWF होता था, उसने इंडियन ऑडियंस को एंटरटेनमेंट का एक नया डोज दिया जो उससे पहले पॉसिबल नहीं था। इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट। WWE इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। अक्षय कुमार की 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अंडरटेकर नाम का एक लेजेंड कैरेक्टर होता है, जिसको अक्षय कुमार फिल्म के क्लाइमैक्स में एक रेसलिंग मैच में हरा भी देते हैं। अब असली अंडरटेकर ने तो फिल्म में आकर एक्टिंग नहीं करी, पर वो रोल किया था एक और WWE सुपरस्टार ब्रायन ली ने, एंड ही इज नॉट द ओनली WWE सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में आकर एक्टिंग करी। 2016 में आई टाइगर श्रॉफ की फिल्म अ फ्लाइंग जट का विलन WWE सुपरस्टार नेथन जोन्स प्ले करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन को सलमान खान अपने शो 10 का दम में इनवाइट करते हैं। 2013 में सब टीवी पर आने वाले शो बालवीर में कर्ट एंगल फीचर होते हैं, हु इज आल्सो एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। और ये तो हो ही नहीं सकता कि तुमने टीवी पर द ग्रेट खली का ये एड ना देखा हो। एक दिन मौसी ने बताया अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, उसके बाद पता चला घर पे रहने का मजा है। WWE सुपरस्टार रोमन रेंज इज ऑलमोस्ट ट्रीटेड लाइक अ गॉड इन इंडिया। इनके और ना जाने कितने और सुपरस्टार्स की फोटोज तुम्हें इंडिया के लगभग हर जिम में मिलेंगी। इनफैक्ट रोमन रेंज के नाम पर तो रेस्टोरेंट्स और होटल्स तक के नाम रखे हुए हैं। और बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, WWE इज लिटरली द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्टिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। YouTube पर WWE के 112 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। NBA, FIFA, NHL और NFL के कंबाइंड सब्सक्राइबर से 1.5 गुना से भी ज्यादा है। पर जिस WWE को तुम आज जानते हो, वो पूरा सर्कस शुरू होता है आज से 43 साल पहले 1982 में, जब विंस मैकमोहन अपने पिता से कैपिटल रेसलिंग फेडरेशन नाम की कंपनी खरीदते हैं और शुरू होता है WWE द ग्रेटेस्ट सर्कस एवर। अब रेसलिंग एज अ स्पोर्ट तो दुनिया में 1880s और 1890s से खेला जा रहा है, जहां यूएस और यूरोप के कई शहरों में एग्जीबिशन मैचेस होते थे, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन रेसलर से एक लोकल रेसलर को लड़वाकर प्रमोटर शो करता था, शो की टिकट बेचकर पैसे कमाता था। एंड इसके एग्जांपल तुम्हें इंडिया में भी दंगल के रूप में मिल जाएंगे, which till date are an important part of the Indian wrestling culture। पर रेसलिंग की शुरुआत होने के कुछ ही सालों में वेस्टर्न प्रमोटर्स को 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझ आई। पहला रियलाइजेशन था कि ये अनप्लान्ड फाइट्स कई बार 2, 3, 4 घंटों तक चलती थी, जिसके लिए जिस रिंग या ग्राउंड में फाइट होती थी उसका रेंट तो ज्यादा देना ही होता था, पर इतनी लंबी फाइट्स को देखने लोग भी कमाते थे। दूसरा रियलाइजेशन हुआ इन फाइटर्स की सेफ्टी को लेकर। कई बार लड़ाई इतनी सीरियस हो जाती थी कि एक रिंग की राइवलरी से निकलकर एक पर्सनल राइवलरी में बदल जाती थी और कई रेसलर्स की तो मौत तक हो जाती थी। अब इन 2 रीजंस की वजह से इन प्रमोटर्स ने रेसलर्स के साथ एक अनडिस्क्लोज्ड एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग पहले तो फाइट का विनर पहले से डिसाइड होने लगा। फाइट देखने वाली ऑडियंस को जिस रेसलर को जीतने में ज्यादा शौक लगेगा, यूजुअली वही विनर होता था। और दूसरा, पूरी फाइट के दौरान दोनों रेसलर्स एक दूसरे को हर्ट करने की बस एक्टिंग करते थे। अब ये इतना स्मूथ नहीं होता था जितना सुनने में लग रहा है। फाइट तो अभी भी रियल होती थी, रेसलिंग के मूव्स रियल होते थे, ग्रैपलिंग, होल्डिंग, पंचिंग, किक बॉक्सिंग, हर तरह की फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता था ताकि फाइट्स एंटरटेनिंग तो रहे, पर जितना हो सके उतना रेसलर्स को कम से कम रियल पेन देने की कोशिश हो, क्योंकि विनर तो पहले से डिसाइडेड था, तो किसी रेसलर को हर्ट करने का कोई फायदा नहीं था। पर उस समय ये बात ऑडियंस को नहीं पता थी, उनके लिए तो ये एक रियल लाइफ फाइट ही थी। 1950s आते आते अमेरिका में रेसलिंग के 30 से ज्यादा रीजनल टेरिटरीज बन चुकी थी, जिनको लीड करती थी NWA यानी नेशनल रेसलिंग अलायंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल था दूसरी टेरिटरी के रेसलर को साइन ना करना और दूसरी टेरिटरी में जाकर अपनी फाइट्स ना कराना। सारी टेरिटरीज इन रूल्स को फॉलो भी करती थी। मतलब 1970s तक यूएस में रेसलिंग एक रीजनल स्पोर्ट ज्यादा था, ना कि एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट। उस समय की फाइट्स ग्लैमरस नहीं होती थी, रेसलिंग एक स्पोर्ट ज्यादा था, एंटरटेनमेंट कम, रेसलर्स आज की तरह कल्चरल फिगर्स नहीं होते थे। और यूएस की सारी टेरिटरीज उसी इल्यूजन को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, जिसे अर्ली 1900s में केफेब का नाम दिया गया। केफेब यानी ऑडियंस को इस इल्यूजन में रखना कि ये सारी फाइट्स रियल है, एक विलन है, एक हीरो है और दोनों एक दूसरे को हराने के लिए रिंग में लड़ रहे हैं। ये इल्यूजन उस समय तक इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि अगर हीरो और विलन एक टाइम पे साथ में खाना खाते हुए भी दिख गए तो प्रमोटर उन्हें फायर कर सकता था। और इसी तरह NWA की नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी के प्रमोटर थे विंस मैकमोहन सीनियर, जिनकी कंपनी का नाम था WWWF
वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन। अब वैसे तो विंस मैकमोहन सीनियर यूएस के सबसे ज्यादा पावरफुल प्रमोटर्स में से, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी टेरिटरीज में से एक थी, जिसमें न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन जैसे रीजन आते थे। इसके साथ ही ऑल्सो ओन्ड द मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो उस समय भी इस तरह की रेसलिंग इवेंट्स के लिए सबसे बड़ा स्टेज था। पर सबसे पावरफुल होने के बावजूद विंस मैकमोहन सीनियर ने कभी दूसरी टेरिटरीज को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करी। वो एनडब्ल्यूए के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे अंटिल 1982, जब विंस मैकमोहन सीनियर के बेटे विंस मैकमोहन जूनियर और उनकी वाइफ लिंडा उनसे पूरी कंपनी खरीद लेते हैं। एंड दिस प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग, क्योंकि विंस मैकमोहन जूनियर ने आते ही ऐसे 4 चेंजेस करे, जिसने ना सिर्फ अमेरिकन रेसलिंग बल्कि मॉडर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई तक को शेप करा। सबसे पहले तो विंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक स्पोर्ट की जगह एक एंटरटेनमेंट इवेंट की तरह मार्केट करना शुरू कर दिया। मतलब था ये एक्सेप्ट कर लेना कि इन फाइट्स का विलन पहले से प्री डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है। Even though we call ourselves sports entertainment because of the athleticism involved, the key word in that phrase is entertainment. अब सुनने में भले ही ये तुम्हें विंस मैकमोहन जूनियर की एक गलती, एक बेवकूफी लगे, पर ये कदम जो मजबूरी में उठाया गया था, उसने विंस को एक ऐसी लेवरेज दी जो किसी और ने इतने सालों में सोची भी नहीं। क्योंकि WWF को अगर एक स्पोर्ट की तरह चलाना था, तो विंस को ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते, प्रॉपर मेडिकल और सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता, और रेसलिंग में ड्रामा लाने का स्कोप खत्म हो जाता, जो विंस को किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। इसलिए लेट 1980s में पूरी दुनिया को यह पता चलता है कि सालों से हो रहे ये रेसलिंग मैचेस सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ना कि रियल फाइट्स। अब सोचा जाए तो WWF की व्यूअरशिप इससे कम होनी चाहिए, पर हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अब उसके क्या रीजंस थे वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पर दूसरा बड़ा चेंज जो विंस मैकमोहन जूनियर लाते हैं वो था NWA के टेरिटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना। विंस ने पहली बार दूसरी टेरिटरीज के बेस्ट रेसलर्स को WWF में साइन करना शुरू किया, हैंडसम और गारंटीड सैलरीज दी। हल्क होगन, रेडी पाइपर और जेसी वेंचुरा जैसे सुपरस्टार रेसलर्स अब एक ही कंपनी के लिए फाइट करने लगे, जिसने WWF के कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तीसरा बड़ा चेंज वाज हाउ विंस मैकमोहन जूनियर स्टार्टेड ट्रीटिंग टेलीविजन। 1982 से पहले रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए टीवी पर एड्स आते थे, और विंस ने पहली बार WWF की फाइट्स को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। चौथा बड़ा चेंज था कि हर रेसलर के अलग अलग आउटफिट्स होंगे, क्योंकि शायद विंस को ये समझ आ चुका था कि बिजनेस को रेसलर्स की स्किल के ऊपर स्केल करना was not a smart move, and इसीलिए he started selling the personalities of wrestlers. Wrestlers के looks, उनके pet dialogues, उनकी विलन या हीरो वाली आइडेंटिटी प्राइमरी हो गई, जिसने WWF को सिर्फ कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। क्योंकि अब एंटरटेनमेंट रेसलिंग को एंजॉय करने के लिए तुम्हें रेसलिंग की स्किल्स की, दांव पेच की नॉलेज होना जरूरी नहीं था। हर एक रेसलर की अपनी स्टोरी आर्क थी, रिवेंज, सक्सेस की कहानियां थी, which today we know as one of the biggest reasons of WWE सक्सेस। पर उस समय लोग ये बात नहीं जान रहे थे कि एंटरटेनमेंट और ड्रामा किसको अच्छा नहीं लगता। एंड शायद नए फैंस को ये ना पता हो, पर विंस मैकमोहन की रेसलर्स की आर्क इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि किसी हॉलीवुड हीरो को भी पीछे छोड़ दे। जैसे 1989 में हल्क होगन और माचो मैन रैंडी सैवेज, जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनकी लड़ाई हो गई क्योंकि वो दोनों एक ही लड़की के प्यार में पड़ गए। तो अब ये लड़ाई सडनली कौन बेटर रेसलर है वो नहीं थी, बल्कि इसकी थी कि कौन जीत कर अपने प्यार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव करेगा। एंड WWE की सबसे ग्रिपिंग और एंटरटेनिंग स्टोरीज में से एक है अंडरटेकर और उनके छोटे भाई केन की स्टोरी, जो शुरू होती है जब अंडरटेकर अपने खुद के घर में आग लगा लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि उनका भाई केन उसी आग में मर गया होगा। पर अपने जले हुए चेहरे पर मास्क लगाकर केन जब रिंग में अंडरटेकर के सामने आता है, तो WWE के हर उम्र के फैंस के लिए सबसे इंपैक्टफुल, फैसिनेटिंग और ट्रैजिक मोमेंट्स में से एक बन जाता है। या फिर जॉन सीना की नेवर गिव अप वाली स्टोरी लाइन और डैनियल ब्रायन की यस मूवमेंट, ये WWE के वो मोमेंट्स थे जिन्होंने फैंस के बीच में कल्ट मूवमेंट चला दिया, क्योंकि रेसलिंग से कहीं ज्यादा ऊपर WWE became about what these wrestlers represent। जैसे 2014 में डैनियल ब्रायन की स्टोरी एक अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी थी, जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो चैंपियनशिप जीत सकता है, पर फैंस के ओवरवेलमिंग सपोर्ट की वजह से राइटर्स को डैनियल ब्रायन को चैंपियन बनाना पड़ता है। 90s और 2000s में रे मिस्टीरियो का कैरेक्टर, जिसकी हाइट सिर्फ 5 फीट 6 इंच होने के बावजूद वो अपने से बड़े रेसलर से लड़ता है, उन्हें हराता है। एंड ऐसे ना जाने कितने एग्जांपल हैं। पर लेट 90s तक आते आते विंस मैकमोहन, आई एम सॉरी, आई जस्ट रियलाइज कि आई हैव बीन कॉलिंग विंस मैकमोहन
मैकमोहन। पर लेट 90s आते आते विंस मैकमोहन WWE को हर एक एज ग्रुप के लिए एक स्पेक्टिकल बनाना चाहते थे। इसीलिए उसी टाइम WWE में एंट्री होती है हाइपर सेक्सुअलाइज मैचेस की भी, जो 18 से 35 के एज ग्रुप वाली मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। 1998 में WWE सुपरस्टार सेबल पहली बार एक बिकिनी में फाइट करती हैं। कई विमेन रेसलर्स को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करा जाता है, जो क्वेश्चनेबल जरूर है, पर उस समय WWE की पॉपुलैरिटी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। और सालों तक चलने वाली ये स्टोरी लाइन जैसे रेसलमेनिया, समर स्लैम और रॉयल रंबल जैसे लाइव इवेंट्स में पुराने सुपरस्टार्स का कमबैक। मैकमेहन फैमिली की अपनी इंटरनल राइवलरी, जिसमें शेन मैकमेहन, हु इज द सन ऑफ विंस मैकमेहन, प्लेज द कैरेक्टर ऑफ एन अनडिजर्विंग सन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि WWE को आज तक रेलेवेंट रखने के लिए कोई एक आर्क, कोई एक स्टोरी लाइन, कोई एक रेसलर, कोई एक कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इतने सारे कैरेक्टर्स, उनकी इतनी सारी स्टोरी लाइन्स, इतने सारे इवेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स ही WWE की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से हल्क होगन, रिकीशी, अंडरटेकर, बिग शॉ, जॉन सीना, रॉक जैसे सुपरस्टार्स के रिटायर होने के बाद भी WWE की पॉपुलैरिटी और उसके फेम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज WWE की नेट वर्थ $6.8 बिलियन है। पर 2018 में कुछ ऐसा होता है जो एंटरटेनमेंट रेसलिंग को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला था, क्योंकि WWE को अपने 40 साल के इतिहास में पहली बार कंपटीशन मिलने लगा था। UFC और बाकी रेसलिंग कंपनी से बढ़ते कंपटीशन के बीच WWE वर्ल्ड वाइड अपने मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स को होस्ट कराने की बिडिंग तो बहुत पहले से कर रही थी, पर 2018 में WWE की पेरेंट कंपनी TKO ग्रुप साइन करता है एक सीक्रेट डील, जो ना सिर्फ WWE के फैंस के लिए बड़ी बिट्रेयल बन गई थी, बल्कि WWE के लिए शायद खुद उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन भी बनने वाली थी। साल था 2018। WWE ऑर्गेनाइज करता है अपने सबसे हॉटेस्ट लाइव इवेंट्स में से द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल। पर मेरे ओपिनियन में ये WWE के सबसे वीकेस्ट इवेंट में से, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हो रहा ये इवेंट कहने को तो WWE का इवेंट था, पर उसको कंट्रोल कर रहा था सऊदी अरेबिया। 50 मेन रॉयल रंबल का मैच हुआ और पूरे इवेंट में एक भी फीमेल रेसलर नहीं थी, और इस इवेंट ने पहली बार फैंस के सामने WWE की एक सबसे बड़ी हिपोक्रेसी एक्सपोज करी, क्योंकि कहने को तो विमेन रेसलिंग को प्रमोट करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्स ऑफ WWE, पर सऊदी अरेबिया के कंजर्वेटिव लॉज के सामने WWE ने कोई रिस्ट्रेन नहीं दिखाया। शायद इसीलिए क्योंकि जो पेचेक उन्हें इस इवेंट के लिए मिलने वाला था उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि ट्रिपल एच के साथ साथ बाकी बोर्ड के मेंबर्स के पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। अब इस इवेंट के बाद क्या हुआ उस पर मैं वापस आऊंगा, पर WWE के डाउनफॉल को समझने से पहले समझना जरूरी है उसके मीटियोरिक राइज के पीछे का सबसे बड़ा रीजन, एंड जैसा कि हमने बात कर ली है, दैट इज नथिंग बट ग्रेट स्टोरी लाइन्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स। WWE का हर रेसलर कौन है उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 90s के एटीट्यूड एरा की सबसे पॉपुलर राइवलरीज में से एक थी रेसलर स्टीव ऑस्टिन और बॉस विंस मैकमैन की राइवलरी, which in itself sounds a little weird, क्योंकि एक एम्प्लॉय अपने बॉस से क्यों लड़ेगा? But that was what Steve Austin represented, एक rebellious एंटी अथॉरिटी का फिगर जिसमें WWE के फैंस ने अपने आप को देखा, जो अपनी खुद की रियल लाइफ में अपनी नौकरी से परेशान थे, अपने बॉस के मिसट्रीटमेंट से परेशान थे। ऐसे कई एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में बात करी, तुम मुझे कमेंट्स में ऑलरेडी बता चुके होगे कि कौन सा रेसलर क्या रिप्रेजेंट करता है, उन्हें फैंस क्यों पसंद करते हैं। सालों से चली आ रही उनकी आर्क्स, उनकी स्टोरीज, दैट इज व्हाट WWE was supposed to be. उनकी स्टोरी लाइन्स इज व्हाट मेक्स WWE इंटरेस्टिंग। फिर चाहे उस क्वेस्ट में एक्स चेयरमैन विंस मैकमैन को मार ही क्यों ना खानी पड़े, अपने बेटे शेन को अंडरटेकर से क्यों ना लड़वाना पड़े, एंड इससे बस ये समझ आता है कि सालों से WWE को फैंस के लिए, फैंस के हिसाब से चलाया जा रहा था। पर एक बार तुम अप्रैल 2026 में हो रहे रेसलमेनिया के मैचेस के प्राइसेस देखो, 50,000 से शुरू होकर ये प्राइसेस $8,000 तक जाते हैं, यानी आज के एक्सचेंज रेट में 7 लाख रुपए से भी ज्यादा। फॉर रेफरेंस IPL के मैचेस के टिकट्स 500,000 रुपए से शुरू होकर 20-30 हजार तक ही जाते हैं, एंड इससे ये समझ आता है कि सालों से चल रहा WWE जिन फैंस के लिए चलता था, अब शायद उन फैंस का बचा ही नहीं है जो उसे अपना समझ रहे थे, क्योंकि अब हर इवेंट से रिटर्न आना जरूरी है। और 2018 में सऊदी अरेबिया की जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ WWE ने जो 10 साल की पार्टनरशिप की, दैट प्रूव टू बी द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट एरा ऑफ WWE, क्योंकि ना सिर्फ ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल्स में फीमेल रेसलर्स को अलाउ किया गया, वो किसी स्टैंडर्ड से ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल था ही नहीं। इवेंट को ग्रैंड बनाने के लिए एजिंग WWE लेजेंड्स को रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया ताकि वो एक रात का स्पेक्टिकल बन सके, नॉट फॉर द फैंस बट फॉर द हेडलाइंस। अब सऊदी अरेबिया का इसके पीछे क्या मोटिव था, वो WWE जैसे स्पोर्ट्स को $1 बिलियन क्यों दे रहा है, इसके पीछे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तुम जाकर देख सकते हो, उसका लिंक तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा। पर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि 2018 के उस प्रोग्राम में WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट मिशंस, विमेन रेसलिंग के डेवलपमेंट को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। चार्लेट फ्लेयर, साशा बैंक्स, बेकी लिंच,
लिंच, बेली और रोंडा रोजी जैसे लेजेंडरी फीमेल रेसलर्स को इस इवेंट में फीचर तक नहीं किया गया एंड फैंस के भारी बैकलैश की वजह से। अगले साल WWE ने विमेन रेसलिंग के मैचेस को ऑर्गेनाइज तो किया बट नॉट इन द मैनर दैट दे ऑलवेज यूज्ड टू हैपन। फीमेल रेसलर्स ओवरसाइज कपड़ों में रेसलिंग कर रही थी ताकि सऊदी अरेबिया के लॉज वायलेट ना हो। पर उस साल इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है जब सऊदी अरेबिया में जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मिस्टीरियस मर्डर के बावजूद WWE सऊदी के साथ डील करता है, वहां इवेंट्स कराता है डिस्पाइट मेनी ऑर्गेनाइजर्स कैंसिलिंग द इवेंट्स, बॉयकॉटिंग द कंट्री एंड हर इवेंट के साथ फैंस के सामने मानो WWE की ग्रीड और हिपोक्रेसी एक्सपोज होती जा रही थी। और इस कंट्रोवर्सी को ओवरशैडो करने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए WWE ट्राइज टू मेक इट्स एवरी इवेंट द बिगेस्ट स्पेक्टिकल एवर। फिर चाहे वो हल्क होगन के स्कैंडल्स एक्सपोज होने के बावजूद 2019 में उन्हें एज अ होस्ट वापस बुलाना हो, बॉक्सर टाइसन फ्यूरी की फाइट ब्रॉन स्ट्रोमन से करवानी हो, या फिर गोल्डबर्ग और अंडरटेकर जैसे फाइटर्स का कमबैक कराना हो, हर इवेंट को पिछले इवेंट से बड़ा बनाने की और शायद सऊदी इन्वेस्टर्स को खुश रखने की कोशिश में WWE ने वो लूज करना शुरू कर दिया जो उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी, उसकी कोर यूएसपी थी, उसकी स्टोरी लाइन, इनोवेशन एंड इन्वेस्टिंग इन यंग टैलेंट। क्योंकि लेजेंडरी रेसलर्स का कमबैक कराकर तुम शायद थोड़े ज्यादा टिकट्स और बेच लोगे, हेडलाइन जरूर क्रिएट कर लोगे, पर उससे डिस्टर्ब होती है करंट स्टोरी लाइंस और WWE के पोटेंशियल फ्यूचर सुपरस्टार्स के करियर। और शायद यही रीजन है कि तुमने पिछले 5-7 सालों में किसी भी नए सुपरस्टार को अंडरटेकर या जॉन सीना जितना पॉपुलर होते नहीं देखा है, क्योंकि आज की डेट में शायद उतने पेशेंस के साथ किसी सुपरस्टार की स्टोरी लाइन, उसके कैरेक्टर को लिखने का स्कोप ही नहीं है। अब फाइनेंशियली तो WWE दुनिया की स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और AEW और TNA जैसी कंपनीज के पास उस टैलेंट पूल का एक्सेस ही नहीं है जो वर्ल्ड क्लास रेसलर्स के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एंटरटेनर्स भी हो, जिससे वो WWE को एक रियल कंपटीशन दे सके। एंड इसीलिए शायद ये सिर्फ WWE के डाउनफॉल की शुरुआत नहीं है, बल्कि पूरी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का डाउनफॉल है। और अगर WWE ने आने वाले अगले कुछ सालों में डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब रेसलिंग फैंस के पास चॉइस ही ना हो मूव करने की तो बेटर ऑप्शंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ UFC, द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप्स, जिसमें फाइट्स तो रियल होती ही हैं, फाइट्स का विनर पहले से डिसाइडेड नहीं होता, मैचेस के रिग्ड और फिक्स्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बट इट नाउ आल्सो हैज व्हाट वाज WWE's बिगेस्ट USP, द ड्रामा एंड द एक्साइटिंग स्टोरी लाइंस, जिसके सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक था कॉनर मैकग्रेगर और खबीब का 2018 में हुआ मैच, जिसका बिल्डअप कई महीनों से चल रहा था। एंड UFC फाइटर्स की ऑफ द रिंग राइवलरीज जो शायद सच में रियल भी हो, मेक इट एन इवन मोर इंटरेस्टिंग स्पोर्ट टू वॉच। और अब तो उनके पास 40 साल से चला आ रहा WWE का वो ब्लूप्रिंट भी है और WWE की गलतियों से सीखने का चांस भी। एंड ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि WWE वापस से उस मुकाम को हासिल कर पाएगा जो उनकी सऊदी की डील के बाद आई हुई ग्रीड से कहीं छुप गया है, या फिर हम अपने आप को उस लकी जनरेशन में पाएंगे जिसने WWE को, उसके ग्रेटेस्ट रेसलर्स को, ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइंस को उसके पीक पर देखा। And that's about the video. Thank you so much for watching it till the end. तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस एंड पॉप कल्चर तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। यहाँ पर YouTube एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी पसंद आएगी, इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक और प्लेलिस्ट ऐसी और डीप डाइव्स की, इन्हें चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।